अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका नाभिक स्नेही नाभिक रागी प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। तो इससे पहले आपको समझना है कि नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही क्या होता है। तो देखिए, ऐसी केमिकल स्पीसीज जिस पर इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता हो, इलेक्ट्रॉन्स की अधिकता का मतलब है उस पर निगेटिव चार्ज की अधिकता हो, तो वो आपकी नाभिक स्नेही स्पीसीज होगी। मतलब अगर उसके पास इलेक्ट्रॉन है, अधिक इलेक्ट्रॉन है, तो वो किसे चाहेगी? पॉजिटिव चार्ज वाले को, नाभिक को चाहेगी, इसीलिए नाभिक स्नेही स्पीसीज कहलाएगी। दूसरा आता है इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो इलेक्ट्रॉन स्नेही वो स्पीसीज होगी जिस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो, ठीक है, तो मतलब उस पर धनावेश की अधिकता हो, तो उन्हें बोलते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही। तो हमें क्या पढ़ना है यहाँ पर? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया आपको सभी को पता है। अब अगर यहाँ नाभिक स्नेही वर्ड आया है तो इसका मतलब यह है कि एक नाभिक स्नेही का प्रतिस्थापन दूसरे स्ट्रोंग नाभिक स्नेही स्पीसीज के द्वारा हो रहा होगा, ठीक है। तो देखिए, एल्किल हैलाइड में उपस्थित CX बंध की ध्रुवीय प्रकृति के कारण कार्बन पर आंशिक धनावेश व X परमाणु पर आंशिक ऋणावेश आ जाता है। क्या है इसमें? आपने पढ़ा होगा विद्युत ऋणात्मकता, ठीक है, आपने क्लास में पढ़ा होगा फर्स्ट ईयर में विद्युत ऋणात्मकता। विद्युत ऋणात्मकता में क्या था? यदि कार्बन से कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कार्बन से मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव है, अधिक विद्युत ऋणी है, तो वो क्या करेगा? कार्बन से इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा तो उस अट्रैक्शन की वजह से या उस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की वजह से उस ग्रुप पर माइनस चार्ज आ जाएगा, वो भी कैसा? पार्शियली, और कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव, ठीक है। तो इन चार्ज की वजह से, इस पोलैरिटी की वजह से या इन पार्शियली पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज की वजह से ये बॉन्ड कैसा हो जाएगा? पोलर। तो इसकी जो नेचर है वो कैसी हो गई? आंशिक ध्रुवीय सहसंयोजी प्रकृति, ठीक है। ऋणावेशित आयन प्रायः नाभिक स्नेही नाभिक रागी होते हैं। तो अब ये है आपका, ठीक है। इसके बाद अब आपको पता है इसमें पार्शियली निगेटिव और पार्शियली पॉजिटिव चार्ज हो चुका है। तो ये जो है, ये वाली स्पीसीज वाई वाली, ये कैसी होगी? नाभिक स्नेही, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है। और इसमें जो ये वाला ग्रुप है एल्किल हैलाइडों में, तो आपका CX होगा। तो ये X जो है ये कैसा है? नाभिक स्नेही। अगर हमें इसे विस्थापित करना है तो हमें किसी दूसरे नाभिक स्नेही समूह को इसके पास लाना होगा जो इससे स्ट्रोंग हो, ठीक है, जो इससे स्ट्रोंग नाभिक स्नेही ग्रुप हो। वो इसे क्या करेगा? यहाँ से हटा देगा, इसे प्रतिस्थापित कर देगा और खुद इसकी जगह ले लेगा। तो ऐसी रिएक्शन जिसमें दुर्बल नाभिक स्नेही को प्रबल नाभिक स्नेही समूह द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है तथा खुद वो दुर्बल नाभिक स्नेही की जगह प्राप्त कर लेता है, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं? नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, ठीक है। इन अभिक्रियाओं में हैलाइड आयन जो CX आवरण से जुड़ा होता है उसे क्या बोलते हैं? अपशिष्ट समूह, ठीक है। देखिए, यह है आपका CX, इसे बोलते हैं लिविंग ग्रुप, क्योंकि जो दूसरा प्रतिस्थापी आके इस पर जुड़ेगा तो वो तो ऐड हो जाएगा, तो इसमें से जाएगा क्या? ये X माइनस, तो ये क्या है? लिविंग ग्रुप, इसे लिविंग ग्रुप बोलते हैं। यदि हमारा लिविंग ग्रुप अपशिष्ट श्रेष्ठ है, जैसे कि मान लीजिए सपोज I है, तो आपको पता है I जो है वो वीक बॉन्ड बनाता है, ईजिली उसका बॉन्ड टूट सकता है। तो यदि प्रबल हमारा लिविंग ग्रुप है तो रिएक्शन की जो रेट है वो फास्ट होगी, तीव्र होगी, ठीक है। अतः हैलाइड आयन का अगर हम क्रम बनाने लगे कि कौन सा प्रबल लिविंग ग्रुप है, तो सबसे प्रबल कौन सा है? I माइनस, फिर Br माइनस, उससे कम Cl माइनस, और सबसे कम F माइनस, क्योंकि F जो है वो स्टेबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। उसके बाद है हमारी जो नाभिक स्नेही अभिक्रियाएं हैं हेलो एल्केन में, वो 2 प्रकार की होंगी, SN1 और SN2। SN1 का मीन्स है एक आणविक प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। हिंदी में इन्हें बोलते हैं इंग्लिश में बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन।
और दूसरी होगी SN2, इसे बोलते हैं द्विआण्विक प्रतिस्थापन अभिक्रिया, वाई मोलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज हम केवल एक पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों बोल रखा है। न्यूक्लियोफिलिक तो इसलिए बोल रखा है क्योंकि नाभिक स्नेही के द्वारा प्रतिस्थापन हो रहा है और नाभिक स्नेही प्रतिस्थापित होने वाले समूह की जगह ले रहा है। ठीक है। यूनिमोलिकुलर इसलिए बोलते हैं कि जो ये रिएक्शन है इसमें जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसलिए इसे यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये जो वन रिप्रेजेंट कर रहा है वो अभिक्रिया के वेग को रिप्रेजेंट कर रहा है। जो अभिक्रिया का वेग है वो केवल एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करता है, इसीलिए इसे यूनिमोलिकुलर बोलते हैं। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म। तो जो SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म है 2 स्टेप में होगी, 2 स्टेप होंगे। दूसरा, प्रथम पद जो होगा 2 पद होंगे उसमें, फर्स्ट सेकंड। प्रथम पद कैसा होगा? प्रथम पद में ही अभिक्रिया का वेग जो है निर्धारण होगा। प्रथम पद कैसा होगा? अभिक्रिया का वेग निर्धारक स्टेप। ठीक है। तो अब इसके जो प्रथम पद में होगा SN1 अभिक्रिया में, उसमें क्या होगा? एल्किल हैलाइड का ब्रेक डाउन होगा। ठीक है। सबसे फर्स्ट स्टेप में जो एल्किल हैलाइड है उसका ब्रेक डाउन होगा, और जो अभिक्रिया की दर है वो किस पर डिपेंड करेगी? एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर, एल्किल हैलाइड की कंसंट्रेशन पर। इसीलिए इस अभिक्रिया का वेग 1 होगा, और यही रिप्रेजेंट कर रखा है SN1 में। ये आप देख सकते हैं अभिक्रिया का वेग दिखा रखा है K और RX, इसलिए यह प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। समझ में आ गया? वन जो है वो किसकी वजह से है? अभिक्रिया के वेग की वजह से। अब देखिए फर्स्ट स्टेप, देखिए क्या है। फर्स्ट स्टेप में क्या होता है? जो एल्किल हैलाइड है RX उसकी ब्रेक डाउन होती है, और ये स्टेप होता है स्लो। ब्रेक डाउन होगी तो यहाँ बन जाएगा R प्लस X माइनस। अब इस अभिक्रिया का अगर वेग निकालना है तो वेग किस पर निर्भर करेगा? RX की कंसंट्रेशन पर। ठीक है, इस RX की कंसंट्रेशन पर। इसीलिए ये अभिक्रिया कैसी है? प्रथम कोटि की अभिक्रिया, और इसीलिए इसमें वन लगा हुआ है। इसके बाद है नोट पॉइंट। प्रथम पद में प्राप्त माध्यवर्ती कार्बोधनायन के स्थायित्व पर विभिन्न एल्किल हैलाइड की क्रियाशीलता निर्भर करती है। विभिन्न कार्बोधनायन के स्थायित्व का क्रम निम्न है। तो देखिए जो ये कार्बोकैटायन बना है, यदि आपका एक तृतीयक हेलोएल्केन है, तृतीयक हेलोएल्केन वाला कार्बोकैटायन है, तो वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उससे कम द्वितीयक वाला, सबसे कम प्राथमिक वाला। ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि जब हमारी अभिक्रिया वही पॉसिबल होती है जिसमें मध्यवर्ती उत्पाद मोर स्टेबल हो, वो अभिक्रिया सबसे ज़्यादा पॉसिबल होती है। तो इसमें आप देख रहे हैं जो तृतीयक हेलोएल्केन का कार्बोकैटायन बना है वो मोर स्टेबल है। ठीक है। तो इसी वजह से जो तृतीयक हेलोएल्केन है उनकी जो रिएक्शन की मैकेनिज्म होगी, या नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रियाविधि होगी, वो किसके द्वारा होगी? SN1 अभिक्रिया के द्वारा। ठीक है। स्टेबल क्यों होगा 3 डिग्री कार्बोकैटायन? देखिए मैंने यही तो होगा, इसमें 3 बॉन्ड होंगे और चौथा बॉन्ड तो इसमें हट गया होगा, इसकी जगह प्लस, मतलब कार्बन पर भीड़ कम हो गई, एक समूह हट गया, तो उस भीड़ के हटने से वो कैसा हो गया? स्टेबल हो गया। ठीक है। उसके बाद है ये दे रखा है विभिन्न एल्किल हैलाइड की SN1 क्रियाविधि के अंतर्गत क्रियाशीलता का क्रम निम्न है। इसमें यह बता रखा है कि कौन सा एल्किल हैलाइड, किस डिग्री का एल्किल हैलाइड कितनी प्रबलता से कितनी जल्दी SN1 रिएक्शन देगा। तो देखिए तृतीयक वाला सबसे ज़्यादा देगा, क्यों? क्योंकि उसमें जो कार्बोकैटायन बन रहा है वो मोर स्टेबल बन रहा है, फिर 2 डिग्री, फिर 3 डिग्री। अब सेकंड पद में क्या होता है? इसके सेकंड पद में होता है कि जो आपका कार्बोकैटायन बना है वो दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ ऐड हो जाता है, और लीविंग ग्रुप तो फर्स्ट स्टेप में ही आपका निकल ही गया। ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल करा के दिखा लेते हैं 3rd डिग्री में। देखिए CH3
CH3 और यहाँ है Cl जो है वो लिविंग ग्रुप है। फर्स्ट स्टेप है, स्लो होगा क्योंकि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा इधर को, तो Cl- ये हो गया आपका लिविंग ग्रुप और क्या बना, कार्बोकैटायन, और इस पर आ जाएगा प्लस और ये होगा मोर स्टेबल। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये हमने एक बताया। सेकंड स्टेप में जो एक कार्बोकैटायन बना है, इससे जो दूसरा वाला न्यूक्लियोफाइल है, हमने यहाँ लिया OH- को, ये न्यूक्लियोफाइल है, देख लीजिए इस पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, ये आके इससे जुड़ जाएगा और ये आपकी हो गई SN1 रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है। सभी तृतीयक एल्किल हैलाइडों में प्रतिस्थापन S1 क्रियाविधि से होता है। क्यों होता है, क्योंकि कार्बोकैटायन जो है मोर स्टेबल बनता है। SN2 मैकेनिज्म कल पढ़ेंगे।